हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, और जो कि हमारे रिलेटिव मोशन का पहला लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत बढ़िया से डन किया, एंड आफ्टर दैट हमने कुछ एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में बात किया, जो कि हम यूज़ करेंगे आगे चलते हुए इसी चैप्टर में। और फिर आज के लेक्चर से हम रिलेटिव मोशन मान लो 3 लेक्चर्स करेंगे, कोशिश 3 लेक्चर में कंप्लीट करने के। तो ये रिलेटिव मोशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा, और अगर मैं आपको बता दूं तो ये रिलेटिव मोशन आपको एट द एंड आप हर एक चैप्टर में रिलेटिव के कंसेप्ट यूज़ करोगे, फ्रेम को चेंज करना सीखेंगे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर डायरेक्ट सवाल नहीं भी आए जो भी हैं, बट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखना। और आज मैं इस क्लास में बहुत ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को पर लास्ट तक बने रहें और बहुत बढ़िया सी चीज़ों को सीखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं, और हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। अगर रिलेटिव मोशन के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, विच इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर ध्यान से देखें, मान लेते हैं इस जगह पर एक बॉडी है, ये किसी वेलोसिटी v के साथ चल रहा है, ये किसी वेलोसिटी के v के साथ चल रहा है। अब इसको देखने वाले 2 ऑब्जर्वर हैं, इसको देखने के लिए 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं। एक बिल्कुल यहाँ पर खड़ा है, और सेकंड ऑब्जर्वर आप मान लो कि यहाँ पर किसी दूसरे फ्रेम पर बैठा हुआ है, इसके अंदर बैठा हुआ है, जो कि खुद भी किसी वेलोसिटी v0 के साथ चल रहा है, जो कि खुद भी किसी वेलोसिटी v0 के साथ चल रहा है। तो अगर इस बॉक्स के बारे में बात करें, इस बॉक्स के बारे में बात करें, तो बॉक्स की वेलोसिटी दोनों ऑब्जर्वर को अलग अलग दिखने वाली है। तो बॉक्स की वेलोसिटी दोनों के लिए अलग अलग होगी। इसके अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर 2 और ये अपना ऑब्जर्वर 1, दोनों इस बॉक्स को अलग अलग तरह से बताने वाले हैं कि वो इस स्पीड से चल रहा है, वो इस स्पीड से चल रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग फ्रेम। तो कोई भी क्वांटिटी होगी वो फ्रेम डिपेंडेंट ही होती है। तो उसमें अगर देखें तो ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलने का मतलब है कि उसके पास किसी तरह का एक्सेलरेशन ना हो। और अगर मान लेते हैं कि इसके पास एक एक्सेलरेशन भी a0 है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। तो 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी आप चीज़ों को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, तो आप यहाँ पर रियल फोर्सेस के साथ डील करेंगे, और जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ डील करेंगे, तो आगे चल के आप सीखेंगे, अगर आप एनएलएम वगैरह पढ़ेंगे तो, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस, शूडो फोर्सेस भी लगाने पड़ेंगे इनके इस पे बैठकर, अगर इसका एफबीडी बना रहे हैं तो। बट वो सब बाद की चीज़ें हैं, अभी हमें उसमें परेशान नहीं होना है। हमारा मेन टॉपिक है अभी, विच इज़ रिलेटिव मोशन। तो हमने 2 तरह के फ्रेम देख लिए। तो रिलेटिव मोशन में भी हम फ्रेम चेंज करेंगे कि इस फ्रेम से वो कैसा दिख रहा है और उस फ्रेम से ये कैसा दिख रहा है, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। कैसा दिख रहा है इसके बारे में बात करेंगे, और किसकी वजह से दिख रहा है वो हम एनालिम वगैरह पे बात करेंगे, बिकॉज किस फोर्स की वजह से वो ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, क्या है कैसा है, वो बाद में बात होगा। अभी कैसा दिख रहा है, किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, इस चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस प्रेजेंट चैप्टर पे। तो ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहली चीज़ हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात किया, और अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करने जा रहे हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या है। तो सपोज अगर मान लें कि ये एक बॉडी है B1 और एक ये बॉडी है B2।
अब मैं 1 डायमेंशन से चीज़ों को शुरू करता हूँ एंड फिर आगे 2 डायमेंशन आज ही की वीडियो पे आ जाएंगे, बिकॉज 1 डायमेंशन में बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है, 2 डायमेंशन में असली एप्लीकेशंस आते हैं। तो 1 डायमेंशन की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कुछ 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड कुछ 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आप बहुत नॉर्मली पहले से चीज़ों को सीखें, फिर उसके बाद हम उसके एक्चुअल जो कि डेरिवेशन वाला फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं इस मोमेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस d था, इस मोमेंट में इनके बीच का डिस्टेंस d था। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पर खड़ा है और एक ऑब्जर्वर है जो कि इसके ऊपर बैठा है और वो b को ऑब्जर्व कर रहा है, वो b2 को ऑब्जर्व कर रहा है। आप ऐसा सोच के चलें। तो जब वो B2 को ऑब्जर्व करेगा तो आप देख सकते हैं B2 को ऑब्जर्व करने पे अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, दिस इज ऑब्जर्वर 1 एंड दिस इज ऑब्जर्वर 2 एंड दिस इज ऑब्जर्वर 2। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी उसकी क्या होगी दोनों के रिस्पेक्ट में। तो चलो लीनियर के बारे में ही बात करना है हमको, तो कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वर 1 को भी यहाँ पर रख लेते हैं, बिकॉज मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया है कि एंगुलर में चीज़ें यहाँ पर रखने पर एक एंगुलर वाला टर्म भी आएगा, तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से मैं इस ऑब्जर्वर 1 को भी यहाँ पर कहीं बैठे हुए देख रहा हूँ, सेम स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पे इसको बैठा कर चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ। तो और सेकंड हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। ये ऑब्जर्वर 1 हो गया है, ये ऑब्जर्वर 2 हो गया है। ऑब्जर्वर 2 कहाँ पर है? ऑब्जर्वर 2 ये वाला जो बॉडी है ये ऑब्जर्वर 2 है। तो वो कैसे देखें? तो अगर आप देखें तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि अगर 2 के 1 के हिसाब से देखें तो ये 1 है और ये आपका B2 है, ये B2 है, ये ऑब्जर्वर 1 है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इनके बीच का पोजीशन वेक्टर ये r किस रेट से बदल रहा है, इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है ये किस रेट से बदल रहा है, इसी को तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये वाला इंसान रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो r है ये इंक्रीज करेगा, r है वो इंक्रीज करेगा। और किस रेट से? रेट जो भी अगर जो उसका रेट होगा वही वेलोसिटी होने वाली है। तो अगर मैं बोलूं तो ये r हर सेकेंड में ये बॉडी 4 मीटर आगे पहुंच जाएगा। तो r का ये जो हर सेकेंड में ग्रोथ है डेल्टा r, दिस इज 4 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि व्हाट इज dr by dt, what is dr by dt? So this is basically 4 meters per second. dr by dt is 4 मीटर पर सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हुआ कि 1 अगर इस B2 को देख रहा होगा तो वो क्या बोलेगा कि उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ही है। और वो कैसे पता करते हैं? अगर स्पीड की बात करें तो दोनों के बीच का जो भी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर उसका जो भी पोजीशन वेक्टर है वो किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 4 की स्पीड से हर सेकेंड 4 मीटर बढ़ रहा था। तो dr by dt इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस वजह से इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? 4 मीटर पर सेकेंड। बिना फॉर्मूले यूज किए अभी आगे चीजों को समझ रहे हैं, फिर हम फॉर्मूला भी फ्रेम करेंगे, बहुत बढ़िया से चीजों को समझेंगे। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू O2? अब O2 के रिस्पेक्ट में कैसा दिख रहा है ये समझते हैं। तो उसको यहाँ पे बनाते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू O2, तो अब देखो ऑब्जर्वर 2 यहाँ पर है एंड दिस इज B2 और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस r था, d था, जो भी बोल लो, और ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से और ये पूरा बॉडी चल रहा है
2 मीटर पर सेकेंड से, शायद ऐसी ही वैल्यू लिए थे, हाँ। तो इस हिसाब से अब ये r को अगर देखें तो 1 सेकेंड बाद ये 4 मीटर बढ़ा रहा है और ये 2 मीटर घटा रहा है, ये 2 मीटर इनके बीच के डिस्टेंस को घटा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इनके बीच में हर 1 सेकेंड के बाद क्या सेपरेशन आ रहा है, वो आ रहा है 4 - 2, बिकॉज ये 4 बढ़ाया और इसने 2 घटाया, तो ओवरऑल क्या चेंज आया, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। सो व्हाट इज dr/dt? इस केस में dr/dt की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी 2 मीटर्स पर सेकेंड, 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि इस O2 को क्या लगने वाला है, या फिर इस O2 को क्या लगने वाला है कि मैं तो रेस्ट पर हूं। देखो रिलेटिव को सोचना कैसे, मैं वो डेवलप करना चाह रहा हूं। तो O2 क्या बोलेगा कि मैं रेस्ट पर हूं और मेरे हिसाब से ये B2 2 मीटर पर सेकेंड से मुझसे दूर जा रहा है। ऐसे ही सोचना है हमेशा। तो क्या बोला जा रहा है कि ये क्या बोलेगा ऑब्जर्वर 2 कि मैं रेस्ट पर हूं, जो भी बताएगा किसी की स्पीड, जो भी ऑब्जर्वर बताएगा वो खुद को रेस्ट पे मानेगा और उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी क्या बोलेगा 4 मीटर पर सेकेंड, और माइनस अपनी खुद की वेलोसिटी माइनस कर देगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर सोचना है तो हमें देखना है कि दोनों के बीच में क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, मतलब ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट विल बी योर रिलेटिव वेलोसिटी। और वो कैसे देख सकते हैं, उसको देखने के लिए अभी हमने सीखा कि खुद की जो वेलोसिटी है उसको रेस्ट पे कर दो, खुद को रेस्ट पे मान लो। रेस्ट पे मानने का मतलब क्या है, इसको मैं एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड का इधर भी दे दिया और 2 मीटर पर सेकेंड का इसको इधर दे दिया, तो मैंने चेंज नहीं किया, दोनों से 2 माइनस किया। तो इसके रिस्पेक्ट में कि इससे कितना तेज है कितना ज़्यादा है, अगर ये मुझे बताना है तो उससे दोनों को अगर सेम चीज़ों से ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। तो ये तो ठीक है, समझने के लिए ये मैं 2 इधर भी ला रहा हूँ इधर भी ला रहा हूँ। आप एक्चुअल लॉजिक समझ रहे होंगे कि 4 मीटर वो आगे बढ़ा, 2 मीटर ये आगे बढ़ा, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे हिसाब से वो 2 मीटर की स्पीड से मुझसे हर सेकंड से दूर जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक ऑफ रिलेटिव मोशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये रिलेटिव मोशन का लॉजिक है, हमें इस तरह से चीज़ों को डेवलप करना है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला वगैरह जनरेट करते हैं एंड उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से चीज़ों को और प्रॉपर वे में डेवलप करें। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। तो मान लो ये अपने पास ऑब्जर्वर 1 है और ये कोई बॉडी 2 है और दोनों का पोजीशन है कुछ ये R1, इसका कुछ पोजीशन है R2, ये दोनों का पोजीशन है, ऐसा बोल सकता हूँ। ये पोजीशन है पहले वेक्टर का, ये पोजीशन है दूसरे वेक्टर का। और अगर यहाँ आप सर देखें तो अगर रिलेटिव की बात करें तो अभी हमने देखा कि ये वाला पोजीशन वेक्टर किस तरह से चेंज हो रहा है, ये वाला पोजीशन वेक्टर किस तरह से चेंज हो रहा है, उससे ही हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होगा अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से देखें तो दिस इज R2 माइनस R1 वेक्टर है। सो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो मैं देखना चाहूँगा कि ये वाली पोजीशन वेक्टर किस तरह से चेंज हो रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये दूसरा बॉडी है और ये पहला बॉडी है, और दूसरे बॉडी का रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जिससे कि हम बोल सकते हैं d/dt ऑफ R2 माइनस R1
पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, बिकॉज ये जो बॉडी है इसका इसके हिसाब से पोजीशन, ये वाला वेक्टर ही तो है r2 माइनस r1। तो अगर मैं यहां से देखूं तो u12 इज d बाई डी टी ऑफ r2 माइनस d बाई डी टी ऑफ r1। तो बोलने का मतलब ये है व्हाट इज d बाई डी टी ऑफ r2, इस वेक्टर का चेंज, और इस वेक्टर का चेंज मतलब इसकी ग्राउंड से वेलोसिटी। तो u12 इज वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। तो इस वजह से अब हमने जो फॉर्मूला जनरेट किया है इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ों को वेक्टर साइन के साथ रखते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर होगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 is velocity of 2 from ground and velocity of 1 again from ground, या फिर आप दूसरा रेफरेंस भी ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप अभी ग्राउंड की तरह ही याद रखो। बट दोनों जिसके भी रिस्पेक्ट में हो ये दोनों सेम ही एक पर्टिकुलर, जैसे इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो हमने इनके रिस्पेक्ट पे लिखा। अगर ओरिजिन भी शिफ्ट करूं तो फिर मैं बोल सकता हूं कि दोनों सेम ओरिजिन के अबाउट v1 और v2 मुझे लिखना चाहिए, तो चीज़ें बिल्कुल सही चलेंगी। तो इस वजह से हमें क्या समझ में आया कि अब इसको सोचना कैसे है, इसको सोचना कैसे है, ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। इसको सोचना कैसे है, तो आपको करना क्या है कि आप ऐसा मान लो कि अगर ये एक बॉडी है 1, ये एक बॉडी है 2, तो ये चल रहा है v2 की स्पीड से, ये चल रहा है v1 की स्पीड से। तो v1 के हिसाब से v2 की क्या स्पीड है अगर ये बोली जाए, तो आप क्या सोचोगे हमेशा दिमाग में कि ये रेस्ट पर आ चुका है, और इसकी अगर स्पीड देखना है 1 को, तो इसकी स्पीड में से अपनी स्पीड को रिवर्स करके ऐड करना चाहिए। तो रिवर्स किए मतलब नेगेटिव किए, तो v1 ऐसा था, अब नेगेटिव v1 ऐसा हो गया, नेगेटिव v1 ऐसा हो गया। अब ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और 1 को क्या महसूस हो रहा है कि मैं रेस्ट पर हूं। ऐसे ही सोचेंगे तो कभी भी परेशानी होगी नहीं। क्या हमेशा सर ऐसे ही इसके v2 के ऑपोजिट ही लगाना है? नहीं, अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे होती v1 तो हम इसको रिवर्स करते और यहाँ पर भी v1 को ऐसा लिखते, ऐसे नहीं। तो वेक्टर लिखा है मैंने, आप ध्यान से देखो कि जो भी v2 वेक्टर है या फिर v1 वेक्टर है उसी को रिवर्स करना है और v2 पे ऐड करना है। जब ऐसा आप कर दोगे तो आपको क्या लगेगा कि v1 आपका जो पहला बॉडी है वो रेस्ट पर है और दूसरा बॉडी इसके हिसाब से ऐसा चलता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे ही हमें रिलेटिव वेलोसिटी को सोचना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन में से कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल तो होंगे नहीं, बनते भी हैं तो थोड़े बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मेन एप्लीकेशन हम 2D में और बाकी सारे चैप्टर्स पे देखने वाले हैं, बाकी सारे चैप्टर्स पे देखने वाले हैं। बिलीव मी, इसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आगे के चैप्टर्स में अगर बात करें तो आज हम इसके 2 डायमेंशन को भी शुरू कर रहे हैं, बट 1 डायमेंशन में कैसे बेसिक चीज़ों को सोचना है मैं थोड़ा सा उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ एंड उसके बाद फिर हम 2 डायमेंशन वाली चीज़ों पे चलेंगे। तो बेसिक ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव का कुछ बेसिक हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने इक्वेशंस वगैरह जो भी पढ़े हैं, तो क्या सर हमेशा रिलेटिव बस वेलोसिटी ही होता है? नहीं,
एक्सेलरेशन भी होगा। इसकी व्हाट इज एक्सेलरेशन, कि इसकी वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है और इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी हर सेकंड कितनी बढ़ रही है, 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। बिकॉज ये 2 बढ़ रही थी, ये खुद 1 बढ़ रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि इसकी वेलोसिटी सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप रिलेटिव चीजों को लिख रहे हैं तो आप एक्सेलरेशन को भी बिल्कुल वैसे ही वेक्टर के थ्रू लिखेंगे जैसे अभी हमने सीखा, एंड आप दोनों के बीच की वेलोसिटी भी वैसे ही लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन भी वैसे ही लिख रहे हैं। और याद रखें कि जो टाइम है, टाइम वो फ्रेम इंडिपेंडेंट चीजें होती है। टाइम जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट चीज है। फ्रेम इंडिपेंडेंट बोलने का कैसे मतलब, बिकॉज अगर 2 बॉडी कभी टकरा रहे हैं तो मैं अगर किसी गाड़ी पे बैठ के भी उनको देख रहा हूं तो टाइम वही हुआ है, और अगर मैं किसी ग्राउंड पे खड़े होके उनको टकराते हुए मोमेंट को जब देख रहा हूं तब भी टाइम वही हुआ है। तो टाइम जो चीजें हैं वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस फ्रेम से देख रहे हो। हर एक फ्रेम से आपको सेम टाइम पर ही सेम चीज होती हुई दिखेगी, बट अलग अलग तरह से। अगर ग्राउंड से देख रहा हूं तो ये ऐसे टकरा रहे हैं, अगर किसी ग्राउंड से देख रहा हूं तो मान लो ऐसे टकरा रहे हैं, और अगर मैं किसी और फ्रेम से देख रहा हूं तो हो सकते हैं ऐसे टकरा रहे हो, बट टकरा दोनों सेम ही टाइम पर रहे हैं अगर 2 बॉडी के बारे में हम बात करें तो। सो दिस इज योर कंसेप्ट। सो हमें कुछ बातें याद रखनी है। अच्छा, क्या 2 बॉडी के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज क्या ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा? तो फिर से बात होती है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर इन 2 पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस d है तो आप बहुत ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि मैं गाड़ी से भी देखूं, मैं किसी मूविंग पार्ट से भी देखूं तो डी ही दिखने वाला है, और अगर मैं किसी स्टेशनरी पार्ट से देखूं फिर भी मुझे सेम ही इनके बीच का डिस्टेंस देखने वाला है। तो कुछ बातें ये हैं कि 2 बॉडी के बीच का डिस्टेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी फिनोमेना पर होने वाला जो समय लगा है वो भी फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, बट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम। आगे चलते चलेंगे तो वर्क भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्रेम डिपेंडेंट होगा। तो बिना फ्रेम की चीजें नहीं होंगी, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट थिंग इज, तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मान लो कैचिंग वगैरह के बारे में अगर बात कर लें, 1 डायमेंशनल चेजिंग के बारे में अगर बात कर लें, 2 डायमेंशनल चेजिंग थोड़ा अच्छा टॉपिक होता है, तो वो भी हम डील करेंगे 2nd 3rd लेक्चर में किसी में एक। और आज हम 1 डायमेंशनल चेजिंग का थोड़ा बेसिक्स में आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो मान लो कि ये एक बॉडी है, मतलब एक लाइन बनाया हमने, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, एंड यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है। अब चाहो तो उसको कुछ भी नाम दे दो, पर बॉय 1 बॉय 2। अब ये बॉय 1 किसी स्पीड मान लेते हैं टाइम 0 पे मैं बना रहा हूँ, एट t = 0 का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो बॉय 1 है, मान लो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जो है ये रेस्ट पर है, और इसके पास अब एक्सेलरेशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसी मोमेंट पे आना शुरू हुआ है, और इसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमसे बोला जा रहा है कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस कुछ 200 मीटर्स है, इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन अगर 200 मीटर्स है, तो ये कितनी देर के बाद एक दूसरे पर मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल सकते हैं क्या? हाँ, बिकॉज इसकी वेलोसिटी जो है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। तो शुरू में भले ये पीछे है, बट बाद में ये इसको अप्रोच करना शुरू करेगा, बिकॉज इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम रेट से बढ़ रही है, और किसी टाइम के बाद ये इसे कैच कर सकता है। तो वही हमें बताना है किस टाइम के बाद कैच वगैरह कर सकता है। तो इसको आप बहुत नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो कि किसी टी टाइम के बाद कैच करेगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और दोनों का पोजीशन हम सेम इक्वेट कर सकते हैं। ये सारे मेथड तो हैं आपके पास जो आप बचपन से बढ़ते आ रहे हो, बट थोड़ा सा मैं रिलेटिव अभी पढ़ाया हूँ तो थोड़ा सा कैसे सोचना है, बस वो चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि इसको रेस्ट पे कर देते हैं, इसको रेस्ट पे कर देते हैं,
टाइम जीरो पे। रेस्ट पे करने का मतलब क्या है, या फिर अगर आप थोड़े इसमें अगर कंफ्यूज हो जाए तो मैं इसी को रेस्ट पे कर देता हूं। इसको मैं इनिशियली रेस्ट पे कर दिया, एक्चुअल में खुद पे रेस्ट पे था, तो ये नहीं सोच रहे हैं सर ये रेस्ट पे तो था ही तो हम कैसे रेस्ट पे कर दिए। हाँ ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे हम इसको रेस्ट पर ही मान रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पे हम इसको रेस्ट पर ही मान रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो अगर मैं u रिलेटिव लिखूं, इनके बीच में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये कैसे लिख सकता हूं। अब मैंने इसको रेस्ट पे किया है, इसके पास u कुछ भी नहीं था, इसके पास u 10 था, तो मैं क्या करता, 10 में से 0 पलट के देना पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी इसके पास थी नहीं। इनिशियल के बारे में बात कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, पॉजिटिव लिख रहा हूं बिकॉज राइट की तरफ वाला है, 10 माइनस 0 विल बी 10। अच्छा, ए रिलेटिव क्या है, ए रिलेटिव क्या है, तो ए रिलेटिव अगर देखें तो इसके पास एक्सेलरेशन 4 का है। अच्छा, एक्सेलरेशन को कैसे करना है, ये 1 है, 1 के साथ पीछे की डायरेक्शन में उसके एक्सेलरेशन को रिवर्स कर दिए, इसकी एक्सेलरेशन सामने की तरफ थी, रिवर्स किए और इस पे ऐड किए, तो ये क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ, तो सामने की तरफ 1 पीछे की तरफ 4, तो ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट साथ में नेगेटिव, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट साथ में नेगेटिव। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इस फ्रेम से चीजें कैसे दिख रही हैं, ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, और ये रेस्ट पर है, इसके पास अभी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, बट लगातार इसके पास एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और पीछे की तरफ है। तो इस फ्रेम से चीजें कैसे दिखेंगी अलग अलग तरह, बट होगा प्रोसेस सेम। तो इस फ्रेम से, इसके फ्रेम से क्या लगने वाला है, इसके फ्रेम से लगने वाला है कि ये कुछ दूर तक आगे जाएगा पहले, बिकॉज ये 10 वाली स्पीड लगातार डिक्रीज होगी, यहां तक गया, अब ये वापस से लौट कर आना शुरू होगा, बिकॉज इसके पास अब यहां पर स्पीड कम होते होते 0 हो जाएगी, और अब इस एक्सेलरेशन के कारण स्पीड पीछे की डायरेक्शन में बननी शुरू होगी, और ये वापस से किसी टाइम के बाद इस बॉल के पास आ जाएगा। ये किस फ्रेम से देखने को मिल रहा है, ये इस फ्रेम से देखने को मिल रहा है। ऐसा एक्चुअल में मोशन हो नहीं रहा, एक्चुअल में तो ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, दोनों मिल रहे हैं, बट इस फ्रेम से अगर देखें तो मोशन ऐसा दिख रहा है, तो मोशन ऐसा दिख रहा है। तो ये कितने टाइम के बाद कैच कर लेगा, अगर ये निकालना है, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, u रिलेटिव है, a रिलेटिव है, तो s विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और हमने अभी पढ़ा दो बॉडी के बीच में सेपरेशन किसी भी फ्रेम से देखो वो हमेशा सेम दिखती है। तो इनिशियल 200 मीटर का सेपरेशन था, तो 200 मीटर को इससे चेज करना है, कितने टाइम पे होगा चेज, अगर इनके पास ut इनिशियल वेलोसिटी u है, t माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, क्या लिखूंगा 3, माइनस क्यों लिखा हूं, बिकॉज -3 का एक्सेलरेशन है, और t का स्क्वायर। यहां से मैं चाहूं तो चीज़ों को बहुत ईजिली टाइम की वैल्यू चेज कर सकता हूं, और जैसे मैं टाइम की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूंगा तो फिर मुझे क्या देखने को मिल जाएगा कि ये कब कैच करने वाला है। अब जब टाइम आ जाएगा तो क्या टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, तो अगर टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है तो जिस टाइम पे इस फ्रेम में ये टकराए हैं, इस फ्रेम पे भी एक्चुअल में भी उसी टाइम पे टकराए होंगे। इस फ्रेम से अगर देखते, ग्राउंड से देखते तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि ये किस जगह पर टकराए होंगे, किस जगह पर मिले होंगे जाके, अगर ये पूछा जा रहा है तो इनिशियली आपको क्या देखना है कि इनिशियल ये कहां पर था, और इसका इस प्रेजेंट इस जगह से जो भी टाइम कैलकुलेट किए हो, इस टाइम पर इस ये कहां पर होगा ये बस निकाल लेना है आपको, बिकॉज हमें पता है कि इस टाइम पे ये टकराया है इस फ्रेम पे, बट जिस टाइम पे इस फ्रेम पे टक्कर हुई है इस फ्रेम पर भी, मतलब एक्चुअल में भी उसी टाइम पे टक्कर हुई होगी। तो उसी टाइम पर अगर हम एक बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए उसका कोऑर्डिनेट निकाल लें यूजिंग सिंपल इक्वेशंस, तो आपको मिल सकता है कि दो बॉडी कहां पर टकराए हैं, दोनों बॉडी कहां पर टकराए, एक्चुअल में उनका कोऑर्डिनेट क्या है।
बिकॉज इस फ्रेम से तो ये यहाँ पर ही टकराए हैं, बिकॉज ये तो रेस्ट पे ही हो गया, ये घूम के ऐसा आया, बट ये एक्चुअल में नहीं हुआ है। ये तो फ्रेम के लिए हमने, टाइम के लिए हमने चीज़ों को ऐसे किया है, बट एक्चुअल में कहाँ पर टकराए, कहीं आगे टकराए होंगे, यहाँ से चलते हुए आगे कहीं टकराए होंगे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो टाइम यहाँ से लो और उस टाइम पे इसका पोजीशन देख लो, वही होगा जहाँ पर ये दोनों टकराए। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि किस तरह से हम दो बॉडी को ईजिली डन कर सकते हैं, किस तरह से दो बॉडी को कैचिंग वगैरह पर हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और कि अगर फ्री फॉल में इसका एप्लीकेशन बताऊं मैं, फ्री फॉल में अगर एक्सेलरेशन इसका एप्लीकेशन बताऊं तो आप देख सकते हो, मान लो ऐसा कुछ सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, ये बचपन में अपन देखते थे, बट मैं आपको थोड़ा थ्योरी डेवलप करने के लिए इन चीज़ों का हेल्प ले रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है और इनके बीच में कोई सेपरेशन एज था, इनके बीच में कोई सेपरेशन एज है। तो अब बोला जा रहा है कि अगर इसको मैं किसी 10 की स्पीड से फेंक दूं इनिशियली और इसको मैं यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक दूं, इनके बीच में डिस्टेंस h है, तो ये कितने टाइम के बाद टकरा जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर ये फ्री फॉल में है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम डायरेक्टली तो चीज़ों को लिख नहीं सकते, डायरेक्टली तो हम चीज़ों को लिख नहीं सकते। तो इस वजह से अब क्या करते हैं, रिलेटिव को यूज़ करते हैं। इस बॉडी के पास क्या एक्सेलरेशन है, बॉडी 1 के पास, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पर, नीचे की तरफ, माइनस g लिख रहा हूँ, नीचे की तरफ माइनस g। इसके पास भी एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर रिलेटिव देखें तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, सेम डायरेक्शन पर है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया। आप चाहो तो पलट के दे सकते हो, बट आप बहुत लॉजिकली भी सोच सकते हैं, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, सेम डायरेक्शन पे है, तो दोनों की स्पीड सेम बढ़ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन का यहाँ पर रोल नहीं है अगर फ्रेम चेंज कर लें तो। अगर फ्रेम चेंज कर लिया जाए, इस बॉडी को रेस्ट पे कर लिया जाए, अगर इसको रेस्ट पे कर लिया जाए तो इसके बस स्पीड को, u रिलेटिव जो थी, u रिलेटिव को हम क्या लिख सकते हैं 10, और इसकी 5 को हम रिवर्स करके 5 ऐसा इस पे लगा दिए, तो इसके रिस्पेक्ट पे इसकी इनिशियल स्पीड 15 हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। और ए रिलेटिव क्या है इनका 0, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन पे चेंज हो गया है सवाल, कि ये एक बॉडी रेस्ट पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉडी है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ये कितनी देर के बाद टकराने वाला है, h टाइम के बाद टकराने वाला है। तो ये h टाइम चलने के लिए इसको क्या वक्त लगेगा, तो टाइम विल बी नॉर्मल स्पीड h डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज आई थिंक 15, तो रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। देखो, तो इस टाइम के बाद ये टकराएगा। अब अगर आपको वही कोऑर्डिनेट वगैरह पूछ ले कहाँ टकराएंगे, तो फिर आपको क्या करना है कि उसी टाइम पे ये बॉडी कहाँ पर है और ये बॉडी कहाँ पर है, दोनों में से किसी एक का भी पोजीशन निकाल लो, दैट विल बी द पॉइंट वेयर दे बोथ आर कोलाइडिंग। ठीक है, तो इस तरह से वन डायमेंशनल और रिलेटिव मोशन को सोचना है। तो अगर मैं आपको बेसिक बातों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताऊं कि अगर पहले बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखनी है या फिर दूसरे की वेलोसिटी पहले के रिस्पेक्ट में लिखनी है, तो क्या कर सकते हैं, पहले वाले की जो भी वेलोसिटी है, मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 की जो स्पीड है और जो भी एक्सेलरेशन है उसको रिवर्स करो और सेकंड वाले पर वेक्टरली ऐड कर लो, जो भी सेकंड का स्ट्रक्चर बनेगा वो इसके फ्रेम से ऐसा चलता हुआ दिख रहा है, और अगर ऐसा चलता हुआ दिख रहा है तो फिर आप आगे की चीज़ें कैलकुलेट कर लो कि ये दोनों कब टकराएंगे, कैसे होंगे, कैसा मोशन है, सारी चीज़ें वहाँ पर डील कर सकते हैं अपन, और बहुत टफ चीज़ों को हम फ्रेम चेंज कर बहुत आसानी से डील कर पाएंगे, चाहे वो आगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो, और फिर हम बोल सकते हैं बहुत अलग अलग तरह के फ्रेम हमारे आ सकते हैं, रोटेटिंग फ्रेम आ सकती है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम आ सकता है, बहुत डिफरेंट फ्रेम है जो कि हम आगे डील करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, बट आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को लिख रहे हैं। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन पे, जो कि हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखें तो 1 डायमेंशनल इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी के चैप्टर्स में 1 डायमेंशन के ही लॉजिक से आप आगे बढ़ोगे। तो 2 डायमेंशन भी क्या है, बस दोनों का एक्सिस अलग अलग होगा। वेक्टर आप अगर पढ़े हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। लॉजिक तो आप 1 डायमेंशन से ही डेवलप कर रहे हो और फिर आगे की चीज़ों को देख रहे हो। तो अब मैं लिखता हूँ 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। तो 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, तो यहां पर भी बिल्कुल हम वैसे ही डील करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। ऐसा हमारे पास रिजल्ट है। इसी रिजल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, और सारी चीज़ें वेक्टरली चलने वाली हैं। तो आप 2 डायमेंशनल मोशन पे क्या देखने वाले हो कि 3 वेक्टर्स होंगे। क्या देखने को मिल रहा है कि 3 वेक्टर्स होंगे। इन 3 वेक्टर के पास कितने क्वांटिटी हो सकते हैं? 6 क्वांटिटी हो सकते हैं, बिकॉज सबके पास डायरेक्शन भी होगा, सबके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो 6 क्वांटिटी हो सकते हैं। आपको सवालों पर इनमें से 4 क्वांटिटी दिया होगा और 4 क्वांटिटी दिया होगा और ये गिवन होगा और 2 फाइंड करना होगा। यही इस चैप्टर पे बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमें आगे चल के यहाँ पर डेवलप करना है, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ना है। तो अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो इस पे कि, और इनके बीच में ये जो 3 वेक्टर हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। ऐसा कुछ रिलेशन होगा। देखो ये वाला रिलेशन, मतलब v12 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v1। तो इस तरह का कुछ रिलेशन होगा और इन रिलेशन से हम चीज़ों को आगे फाइंड करने वाले हैं। तो यही हमारा तरीका होगा। आप सीखते हैं कैसे करना है चीज़ों को, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। बहुत अच्छे सवाल भी आज करने हैं कुछ, तो उसे भी डील करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुरू करूँगा इस पे नॉर्मल रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। आज कोशिश करूँगा इन दोनों चीज़ों को डील करें, एंड फिर उसके बाद अगली क्लास में रिलेटिव प्रोजेक्टाइल चेजिंग प्रॉब्लम, क्लोजेस्ट अप्रोच, जो भी चीज़ें बच रही हैं हमारी उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम्स। ऐसे कुछ हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है रेन मैन प्रॉब्लम पे कि यहाँ पर वेक्टर्स क्या क्या होंगे, पहले ये समझ लेते हैं। और आप इसको एज आ फॉर्मूला याद मत करो। डिवाइड भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, रेन मैन, रिवर बोट, ये वो ऐसा डिवाइड करना नहीं चाहता हूँ, बट थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अदरवाइज रेन मैन हो, रिवर बोट हो, या फिर फ्लैग विंड हो, ये हो वो हो, सारी चीज़ें एक ही हैं। सब में आपको कंसेप्ट लगाना है, नॉर्मल तरह से सोचना है, सारी चीज़ें एक ही हैं। बट अभी कोशिश कर रहे हैं अपन कि इसको रेन मैन के नाम से पढ़ लें। तो चलो देखते हैं कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, मैं थोड़ा सा आइडिया दूं। तो रेन गिर रहा होगा, तो पहली चीज़ तो रेन हो रही होगी, और हो सकता है कि हवा के कारण ये रेन ऐसे ना हो के ऐसे भी हो। तो रेन का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट ये किसके हिसाब से, ये किसके हिसाब से, ग्राउंड पर खड़े हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से, मतलब ऑब्जर्वर एट रेस्ट के हिसाब से। जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है उसको रेन ऐसा दिख रहा है, ठीक है, उसको ऐसा दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है रेन नीचे सीधा ही गिरे, ऐसा भी कर सकता है हवा की वजह से, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट को ऐसा भी देख सकता है, ऐसा भी देख सकता है। अभी हम इस केस के साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए, आप उसको अभी हटाओ। सेकंड चीज मैं क्या बोलूंगा कि अगर एक बॉय है और ये ऐसा रन कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो ये कौन देख रहा है, ये भी देख रहा है रेस्ट पर, ग्राउंड पे अगर एक कोई खड़ा है,
ये कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे खड़ा है तो ऐसा दिख रहा है, तो हम इसी को क्या बोलेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से ऐसा है, ठीक है। और तीसरी वेलोसिटी क्या होगी? अब सिंस ये भी चल रहा है और रेन भी गिर रहा है, तो इसको रेन ऐसे नहीं दिखने वाली है, इसको रेन हो सकता है ऐसे दिखने लगे। इस मैन को हो सकता है रेन जो ऐसे गिर रही थी रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से, वो हो सकता है कि इस चलते हुए मैन को ऐसी दिखे। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी, इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन मैन के हिसाब से। कौन से मैन के हिसाब से? ये जो दौड़ रहा है उस मैन के हिसाब से। तो तीसरा वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब दौड़ते हुए आदमी को रेन किस तरह से नजर आ रही है उसे हम बोल रहे हैं VRM। दौड़ते हुए मैन को रेन किस तरह से देखने को मिल रहा है उसे हम बोल रहे हैं VRM। चलो ठीक है, तो ये हमारे 3 वेक्टर हो गए। तो वेक्टर्स को मैं एक बार अलग से लिख दूं, एक है VRM, एक है VMR सॉरी रेन, एक है VMG एंड तीसरा है VRG। यही तो 3 वेक्टर होने वाले हैं। और इन 3 वेक्टर्स के बीच का रिलेशन भी हमको मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है, हम पढ़ते हुए आए हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी रिटन एज रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो है ना अपना। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। तो ये हमारा इनके बीच का रिलेशन है, ये होने वाला है इनके बीच का रिलेशन। और ये जो है 3 वेक्टर्स हैं, इनको बस अपने को सोचना है। तो VRM क्या है? दौड़ते हुए इंसान को कैसा रेन दिख रहा है। VRG क्या है? किसी रेस्ट पर अगर कोई खड़ा है तो उसको रेन कैसा दिख रहा है, मतलब ग्राउंड के हिसाब से कैसा गिर रहा है। एंड थर्ड इज VMG, मतलब किसी रेस्ट पे खड़े हुए इंसान को वो दौड़ता हुआ मैन किस स्पीड से चलता हुआ दिख रहा है। दैट इज द 3 डिफरेंट पॉइंट्स हम बोल सकते हैं जो कि नॉर्मली हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इनके बीच का रिलेशन आ गया, ये आ गया। तो हम इन चीज़ों को कैसे डील करनी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो सपोज मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर एक मैन है, रेन बिल्कुल वर्टिकल गिर रही है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है वो ले रहा हूँ, फिर 1-2 टफ एग्जांपल्स और कैसे करना है चीज़ों को मैं वो बता दूंगा। फिर आप किसी भी रेफरेंस से 2-4 सवाल खुद से लगाओ और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। बिकॉज रटने वाली चीज़ है नहीं है, आप कितनी भी चीज़ें को रट लोगे तो काम नहीं होगा, नया ही कुछ मिलने वाला है। तो चीज़ों को समझते हुए 3-4 यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद आपका काम ये है कि आप जाओ और उन चीज़ों को फिर अच्छे से अप्लाई करो, 2-4 सवाल खुद से लगाओ और फिर उसके बाद आप सब कुछ छोड़ दो अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये रेन है, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये किसी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी है मान लो V0। ये मैन है, मान लेते हैं 2V0 से ऐसा भाग रहा है। तो हमें क्या बोलना है, हमें क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। ये जो सबसे आसान अगर कुछ हो सकता था तो वो यही है, और मैं सबसे पहले आपको इसी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सो व्हाट इज VRM? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो फिर से बात वही आ गई कि हमें वेक्टर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, चीज़ों को डील करना पड़ेगा। आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से सिंपल इस तरह के सवाल को तो कर ही लोगे, बट आई सजेस्ट कि आप वेक्टर ट्रायंगल बनाओ। मैं अभी आपको आगे एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँ किस तरह से हेल्प करने वाला है वो आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर मुझे VRM चाहिए तो वो मैं लिख सकता हूँ VR माइनस VM। तो अगर मुझे VRM चाहिए तो वो मुझे मिलेगा इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन से। तो VR कैसा है भाई? VR को ड्रॉ कर लो, VR ऐसा है। इसका साइज थोड़ा छोटा रखते हैं बिकॉज ये V0 है। एंड व्हाट इज
एम, और वी एम भी कैसा, नेगेटिव वी एम, तो दोनों को ऐड करना है। तो नेगेटिव वी एम तो ऐसा होगा बिकॉज वी एम ऐसा था, तो नेगेटिव वी एम ऐसा होगा, थोड़ा साइज बड़ा रखते हैं बिकॉज ये 2v0 है, तो ये नेगेटिव वी एम हो गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ऐड कैसे होंगे, दिस प्लस दिस एंड इन दिस मैनर, ऐसा कुछ हो जाएगा दोनों का एडिशन। सो दिस वी नॉट विच इज वी आर एम, वी आर जी, ये माइनस वी एम जी, इन दोनों का एडिशन विल गिव मी वी आर एम। तो ये जो वी आर एम वाला वेक्टर है, इसकी वैल्यू अगर लिखनी है तो आप चाहो तो यहाँ पर अब साइन लॉ वगैरह लगा लो। ये वी नॉट है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इजीली क्या लिख सकता हूँ, वी आर एम इज, या तो पाइथागोरस वगैरह कुछ भी लगा लो, बिकॉज तीनों वेलोसिटी हैं तो पाइथागोरस वगैरह लगा के आप निकाल सकते हो, बट ठीक है साइन से शायद थोड़ा ज़्यादा आसानी से आ जाए। तो बाय 1 बिकॉज 90 है, और इज इक्वल्स टू, अब ये वाला वी नॉट है, एंगल वैंगल अपने को पता नहीं है, तो एंगल नहीं पता है तो कोशिश करते हैं कि फिर नॉर्मल मेथड से ही कर लें। तो वी आर एम अगर चाहिए, सो वी आर एम विल बी रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2v0 स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये वी आर एम की वैल्यू हो गई, और किस एंगल पर है, तो थीटा की वैल्यू अगर देखें तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2/1, ये अपनी क्या हो गई, थीटा की वैल्यू। इस एंगल से रेन इसको हिट कर रहा है, और इस वेलोसिटी के साथ हम बोल सकते हैं रेन उसको हिट कर रहा है इस एंगल पर, ठीक है। तो आपको ये सबसे इजी चीज़ थी, हमारी सबसे पहला क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा हम बेसिक्स अपना डेवलप कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो अच्छे सवाल भी हो सकते हैं, वो मैं करा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम रिवर बोट वाले पार्ट पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। रिवर बोट वाले पार्ट पर आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे देखते हैं क्या करें। सो एक आधा सवाल देख लेते हैं और इसके। तो ये तो रिवर के क्वेश्चंस हैं, इसको आगे बढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये अपने पास एक सवाल है, आप देख सकते हो कि क्या बोला जा रहा है, एक बार मैं रीड कर दूँ। For a man walking towards east, the with velocity 5 kilometers per hour, rain appears to fall vertically down when the man begins to walk vertically down. तो जब वो ईस्ट की तरफ 5 की स्पीड से चल रहा है, रेन उसको वर्टिकली डाउन आता हुआ दिख रहा है। When the man begins to walk towards west with speed 3 kilometers per hour, rain now hits him at an angle of 60 degree with the vertical. The velocity of man when he stops walking is, तो velocity of, not velocity of man, this should be velocity of rain when he stops walking is, तो rain की velocity जब वो चलना बंद कर जाए वो हमें यहाँ पर बतानी है। rain की velocity of rain when he stops walking, मतलब with respect to ground ही अपने को चीज़ों को बतानी है। तो चलो एक बार कोशिश करते हैं फाइंड करने की, फिर आगे बढ़ेंगे। सो एक बार आप इंफॉर्मेशंस को देख लेते हैं। 5 की स्पीड से चल रही थी तो वर्टिकली डाउन थी, और फिर जब 3 की स्पीड से चलने लगे वेस्ट की तरफ तो उसको 60 डिग्री से हिट करने लगा, ठीक है। तो मुझे आई थिंक याद हो गया है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि मैन पहले चल रहा था 5 की स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट, 5 की स्पीड से ईस्ट की तरफ चल रहा था, ठीक है, मान लिए। फिर क्या हुआ, तो रेन इसको कैसा दिख रहा था, रेन इसको दिख रहा था बिल्कुल नीचे की तरफ। पहले तो आप फिर से वही लिख लो बिकॉज मैं इसको थोड़ा फास्टली नहीं करना चाहूँगा। तो वी आर एम इज वी आर M1 minus VRG minus VMG, ये ना रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो VMG, और ये भी मैन कौन सा, पहले वाले मैन के हिसाब से बना रहे हैं जब वो 5 की स्पीड से चल रहा था। तो अब देखो इसको रेन कैसा दिख रहा था, तो मुझे क्या चाहिए, VRM वेक्टर मुझे पता है,
बिकॉज रेन उसे कैसा दिख रहा है, वी आर एम मुझे पता है वर्टिकली डाउन, तो वी आर जी वेक्टर जो है वो कैसे लिख सकता हूं, वी आर जी इज सम ऑफ वी आर एम प्लस वी एम, और वी एम का भी डायरेक्शन मुझे पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, और साथ में वी आर एम का मुझे क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन पता है, मुझे वी आर एम का डायरेक्शन पता है कि वो नीचे की तरफ है। तो ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये वी एम हो गया, इसमें ऐड क्या कर लिया, वी आर एम, तो ये वी आर एम था अपना, इसमें हमने क्या ऐड कर लिया, इसमें हमने ऐड कर लिया वी एम को, तो मुझे इनका जो भी एडिशन होगा वो कुछ इस तरह से आता हुआ दिखेगा, और ये जो एडिशन है ये क्या दिख रहा है मुझे कि ये है वी आर जी, रेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसी दिख रही है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि जब ये वेस्ट की तरफ दौड़ना शुरू कर रहा है, इसी डायग्राम में बनाएंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल बनाओगे परेशानी होगी, इसी ट्रायंगल पे आगे बढ़ो। अब मुझे बताओ, जब वो वेस्ट की तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगा तो उसके दौड़ने से क्या रेन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक्चुअल में नहीं। तो रेन वी आर जो वेक्टर है वो कॉमन होना चाहिए हमारे डायग्राम पे, और अब ये किस डायरेक्शन में 3 की स्पीड से इधर भागना शुरू किया है, और अब इसे जो रेन है वो किसी इस डायरेक्शन पे 60 डिग्री वर्टिकल के साथ आते हुए दिख रही है, मतलब कुछ ऐसी। तो ये अब कौन से दो वेक्टर का एडिशन किए, इसका और आप जैसे देख सकते हो यहाँ से इस वेक्टर का, तो 60 कौन सा एंगल है वर्टिकल के साथ बोला गया है, तो ये वाले एंगल को हम 60 लिखेंगे, ये कंप्लीट एंगल को 60 लिखेंगे। सेकंड केस में कौन से दो वेक्टर, 3 वेक्टर्स को ऐड किए, दिस प्लस दिस विल बी दिस वी आर, बिकॉज आप सेकंड वाले केस में क्या देख सकते हो यहां से कि वी आर एम जो कि इसे जिस एंगल से हिट कर रहा है, और वी एम जी अपना ये वाला वेक्टर था, वी आर एम जो वेक्टर है वो ये वाला है, तो इन दोनों के एडिशन से मुझे क्या मिल गया है, वी आर फिर से मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ किए हैं हम चीज़ों को। तो बस अब मैग्नीट्यूड अपने को पता है, ये 3 है, ये 5 है, और यहाँ से हमें क्या चाहिए, रेन की स्पीड चाहिए, रेन की स्पीड चाहिए, तो ये वी आर चाहिए, तो ये वी आर आप किसी भी तरह से फाइंड कर लो। ट्रायंगल बन गया है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, बिकॉज ये 90 है, ये 30 है, तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, फिर इस छोटे ट्रायंगल से कोशिश करूँगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेने की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, वी आर एम बाई साइन 30 विच इज़ 1/2 इज इक्वल्स टू 5 बाय, या फिर हाँ ठीक है 5 नहीं 8 लिख लेते हैं, बड़े ट्रायंगल में देख रहा हूँ। देखो मैं कौन से दो वेक्टर्स के साथ डील कर रहा हूँ, ये बड़े ट्रायंगल को डील कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो वी आर एम और इसका ऑपोजिट एंगल 30 और ये वाला एंगल 60 है, और ये कंप्लीट क्या है 8, तो 8 बाय साइन 60। आई थिंक समझ रहे होंगे आप। तो क्या लिख लेता हूँ 8 बाय साइन 60, और साइन 60 इज √3/2, तो यहाँ से 2 हुए कैंसिल, और वी आर एम की वैल्यू आ गई 8/√3। कौन से, ये वाले वी आर एम की वैल्यू, इनिशियल वाले वी आर एम की वैल्यू। अच्छा, ये 8/√3 आ गया। अब ये 5 है, ये 8/√3 है, तो मुझे ये वाला यहाँ पे पाइथागोरस वाली चीज़ों को लगा लेता हूँ तो मुझे ईजिली मिल जाएगा। तो वी आर मुझे चाहिए था, सो वी आर इज √64/3 प्लस व्हाट इज 5, मतलब 25 हो जाने वाला है, स्क्वायर करने के बाद 5 स्क्वायर, तो आई थिंक ये हो गया कुछ 75 प्लस 64, सो दिस इज 139। सो वी आर की वैल्यू √139/3
3, 139/3 ये वी आर की वैल्यू यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो अगर एक बार अपन ऑप्शन वगैरह मैच करें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ व्हेन द स्टॉप्स वॉकिंग, बिकॉज स्टॉप्स वॉकिंग मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही, वो कितनी आ रही है 139/√n, और 130/√n और n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n? n शुड बी इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू 3 आनी चाहिए, आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ ये तो आप एक बार पढ़ सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड आफ्टर दैट फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले पोर्शन पे शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन आई थिंक इनफ है आपको समझने के लिए, 3 बोल लो। पहला एक सवाल था, ये इंक्लाइन पे भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, कैसे वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करना है वही इंपॉर्टेंट है, फिर तो बिल्कुल कैलकुलेशन है, बहुत आराम से आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अ मैन वॉकिंग डाउन हिल विद वेलोसिटी v finds that the umbrella gives him full protection when he holds it perpendicular to the incline. When he starts moving with the same velocity up the incline, he places the umbrella perpendicular to the ground for his best protection. Perpendicular to the ground, and here the perpendicular to the incline. So what is the actual speed of the raindrop? तो रेन की ग्राउंड से स्पीड बतानी है। एंगल जो आपको दिया हुआ है वो 37 का दिया हुआ है। V0 से ऊपर जा रहा है, V0 से नीचे जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, और जब नीचे जा रहा है तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, और जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर। ऐसी 2 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब अपन इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। ठीक है, सो ऐसा एक पहले तो इंक्लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना इंक्लाइन हो गया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अब सबसे पहला वेक्टर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला वेक्टर, फिर से मैं सेम रिजल्ट लिख लूँ, चलो लिख लेते हैं। तो क्या लिखे थे, वी आर एम इज इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एम। सो वी आर इज वी आर एम प्लस वी एम, ऐसा ही लिखते आए। तो अब कोशिश करते हैं, ये इंक्लाइन बन गया एट एन एंगल ऑफ 37। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं, क्या बोला गया था। बोला जा रहा है कि जब ये बॉडी 37 वाले इंक्लाइन पे नीचे की तरफ जा रहा है विथ स्पीड v0, या फिर v की स्पीड से जब नीचे जा रहा है, तो उसे रेन बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन मिल रहा है। व्हाट इज रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन हुआ, वो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन हुआ, मतलब वी आर एम वेक्टर हुआ। और वी एम वेक्टर भी अपने को पता है, वी आर एम वेक्टर भी अपने को पता है। वी एम वेक्टर कौन सा हुआ, जो नीचे जा रहा है, और वी आर एम कौन सा हुआ, जो उसे हिट कर रहा है। तो दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों का एडिशन ही करना है। तो ये वी आर एम, तो ये वाला वेक्टर हो गया वी आर एम, नहीं ये कौन सा वेक्टर हो गया, वी एम, और वी आर एम इसको परपेंडिकुलर हिट हुआ है, तो ऐसा वी आर एम वेक्टर बना लिया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कैसे कर रहा हूँ मैं। और अब बोला जा रहा है कि इसको जो रेन हिट किया, तो यहाँ से मुझे किसकी वेलोसिटी, दोनों के एडिशन से क्या मिल जाएगी, रेन की एक्चुअल स्पीड। सो दिस इज वी आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ये कौन सा हो गया, वी आर एम 1, और ये हो गया ये वी एम 1 हो गया, और ये वी आर एम 1 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड वेक्टर कैसे बनाना है। अब जब ये अबदी इंक्लाइन जाना शुरू करता है, तो क्या देखने को मिल रहा है, विथ सेम स्पीड, तो अपने को देखने को मिल रहा है कि रेन इसको बिल्कुल वर्टिकली हिट कर रही है, वर्टिकली हिट करने का मतलब है कुछ ऐसा एडिशन करना पड़ेगा। देखो ऐसा, यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा, बिकॉज किसके परपेंडिकुलर बोला गया था, ग्राउंड के, ऐसा 90। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये 90 37, तो ये एंगल 53, और ये तो अपने को पता ही है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर था, तो 90 हो गया। और ये वाली वेलोसिटी भी v है, ये वेलोसिटी भी v है, या फिर v0 है, ये भी वेलोसिटी v है।
तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, सेकेंड VRM2, हाँ ये VM2 हो गया और ये VRM2, और ये VR तो कॉमन ही है आपको पता है बिकॉज VR चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड केस में हमने इन दोनों का एडिशन फिर से VR बनाया है। तो देख सकते हो ये वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ हुआ यहाँ पर, और इस वेक्टर ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, रेन की एक्चुअल स्पीड। अच्छा डायरेक्शन वेरेक्शन भी पूछा जाएगा तो थीटा वेटा भी तो निकाल ही लेंगे ना, अगर सारी का मैग्नीट्यूड आ गया तो साइन थीटा कॉस थीटा करते हुए निकाल सकते हो, तो वो भी मिल जाएगी। बट अभी बस मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। तो कैसे कर लें इसको, और ये 53 हो गया है तो VRM1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। VRM1 निकालने के बाद इस ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। तो देखो VRM1 की अगर वेलोसिटी देखें, सो VRM1 और डिवाइडेड बाय साइन, या फिर साइन 53 ऊपर लिख लेता हूँ। साइन 53 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, या फिर क्या करें, ये 2V0 वाला एंगल है ना, ये 2V0 है, ये 90 है, तो ये 37 बना लें क्या, इसको 37 बना लेते हैं कंप्लीट एंगल को, और यहाँ से फिर अब लगाते हैं तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आसानी से आएंगी। तो सॉल्व वगैरह कर सकते हो खुद से। तो क्या लिख लूँ, 2V/sin 37 इज इक्वल्स टू VRM1/sin 53। तो यहाँ से 2V/sin 37, sin 37 is 3/5 is equals to VRM1/sin 53, and what is sin 53? sin 53 की अगर बात करें तो वो हो जाने वाला है 4/5। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो शायद 8/3 आ रही है इसकी वैल्यू। VRM1 is 8/3 V, 8/3 V आ गई इसकी वेलोसिटी VRM1। अब क्या चाहिए, इस ट्रायंगल में फिर आप अब पाइथागोरस वगैरह लगा लो, 90 वाला एंगल दिख रहा है तो इसको निकालना है अपने को। तो VR अपने को चाहिए, तो VR विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर उसकी वैल्यू 8/10 तो 64/9 प्लस V, अगेन V, सो योर आंसर शुड बी √73। ये V² होगा यहाँ पर, V², तो √73V/3। आई थिंक ऐसा अपना कुछ आंसर होना चाहिए। √73 होना चाहिए ना, 9 6 + 3, हाँ तो √73V/3 ये अपना कुछ आंसर यहाँ पर होना चाहिए। विथ व्हाट वेलोसिटी द रेन ड्रॉप शुड हिट द मैन, तो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच द रेन विल हिट द मैन। सो ये आज हमारा रेन मैन प्रॉब्लम यहाँ पर डन हुआ है। मैंने सोचा था कि आज रिवर बोर्ड प्रॉब्लम भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, और उसमें बहुत अच्छे सवाल मैंने लाए थे 3-4, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हो गया एक, सेकंड क्वेश्चन ये, एंड कुछ 3-4 अच्छे सवाल थे, वेरिएबल रिबल फ्लो, सारी चीज़ें थी, तो कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में डील कर लें। वेरिएबल रिबल फ्लो जो भी चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डील करने की कोशिश करते हैं। आज वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे रिलेटिव वाली चीज़ों को देखना है। 2 लेक्चर्स और बचे हैं, आप बहुत बढ़िया से उसे देखें, एंड उसके बाद फिर हम आगे की कुछ प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे कैसे कुछ करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।